अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरनाज। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए, पॉलिटिक्स पर बात की जाए, मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ अबू मोहम्मद मुज्तबा सिब्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रेहानतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राकिब दोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार उम्मत, सरदार जन्नत, जिनकी विलादत की बिशारत अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब ने दी, जिन्हें आकाए दो जहां ने अपना बेटा कहा, जिसने ज़मीन पर सबसे पहले आवाज़ मुस्तफ़ा सुनी, जिनकी घुट्टी नबी का लुआबे दहन बनी। वो हैं नवासा रसूल, पाँचवें खलीफा बरहक, दूसरे इमाम हज़रत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी विलादत बासादत से पहले कायनात में किसी का नाम हसन नहीं रखा गया था। आप 15 रमज़ानुल मुबारक को मदीना पाक में पैदा हुए। आपकी फ़जीलत ना किसी प्रोग्राम में बयान की जा सकती है, ना मुझ जैसे हज़ारों मिलकर आपकी शान बयान कर सकते हैं। एक जुमले में ही शायद समझने वाले समझ सकते हैं कि न कोई जाएगा जन्नत में इजाज़त हसन के बग़ैर, जिनके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वो मुझे अज़ीज़ हैं, जिनके लिए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इमाम हसन और हुसैन नबी के बेटे हैं, उनका मकाम बुलंद है, उनके लिए बैतुल माल में हिस्सा मुकर्रर करवाया, जिनके लिए हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हसन सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशाबा थे और उनका इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का अक्स था। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि हमें और हमारे हुक्मरानों को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और जो सियासी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से हम सारी मामलात को देख रहे हैं, जो कुछ अभी बलूचिस्तान में हुआ और फिर उसके बाद आज कुछ ट्रैवल एडवाइज़री भी पाकिस्तान के हवाले से आ गई है, इस पर भी बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी खुर्रम साहब। सबसे पहले सर बात मैं ये बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, जो सानेहा हुआ, जो वाक़या हुआ, इस पर करना चाह रही हूँ। आप 2014 से लेकर सर 2018 तक नून लीग की कैबिनेट का एक अहम हिस्सा आप रहे हैं, वज़ीर सनअत और तिजारत आप रहे हैं, वज़ीर दिफा आप रहे हैं। ये वही अरसा है जिसमें सर नेशनल एक्शन प्लान बना था। क्या वजह है सर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो पाया इसके ऊपर, जिसका शिकवा भी कल किया DGISPR ने? जी, ये थोड़ी सी हसास बात है, लेकिन कौम को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसमें नेशनल एक्शन प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसमें जो एक वाज़े और सादा चीज थी कि हमने अपनी मसाजिद में और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ जो अंग्रेजी में कहते हैं हेट स्पीच, यानी नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद अंगेज जो गुफ्तगू है, उसके ऊपर भी हमने जो है हुकूमत ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर इसको रोकेंगे, इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो हम कह सकते हैं इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से लिटरेचर इशू होता है, उसको रोकेंगे और उसकी तरवीज को रोकेंगे। इसी तरह आपने देखा, आपके नाजरीन जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के किसी बाजार में जाएं तो मुख्तलिफ दुकानों पर चंदे के डब्बे पड़े होते हैं मुख्तलिफ इदारों के, तो उनमें जो फिर जो बैन इदारे थे या वो लोग जिनके ऊपर कह दिया गया था कि ये तशद्दुद फैलाते हैं, तो उनकी फंड रेजिंग को भी रोकना था। और ये जो पूरे काम हैं जो समझे हमारी गलियों की सतह पर होने थे, ये सूबाई हुकूमतों का काम था। और असल में पंजाब ने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने गालिबन पूरे मुल्क में अगर कोई हेट स्पीच की प्रोसिक्यूशन हुई उन्हीं के दौर में हुई, उसके बाद तो हुई नहीं, या लिटरेचर को कुछ देर रोका गया। वो भी यही वजह थी कि उन्होंने वक्त पर जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो कायम कर दिया था पंजाब में, जिसने अपना काम शुरू कर दिया था। और जो सिर्फ उनको दहशतगर्दी की जो बेखनी है वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने अपने कैंटोनमेंट से उठकर तो नहीं करनी, ये तो हर जगह पर होनी है और हर जगह पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग होनी है। तो आपके जो सवाल का जो सादा जवाब ये है कि पंजाब ने कुछ हद तक वहां भी पूरी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो मेरे तो जो सूबों के करने का काम था
उसमें तो बिल्कुल ही बहुत कमी रही है। दस्तगीर साहब, आप सर वजीर दिफा भी रहे, वजीर खारजा भी रहे, सर क्या वजह है कि दहशतगर्दी का एक तो मुकम्मल तौर पर हम खात्मा नहीं कर सके, पर दूसरा जो सपोर्ट अफगानिस्तान से मिलती रही, जो इंडिया से सपोर्ट ये दहशतगर्दी में मिल रही है, उसका भी हम तसल्ली बख्श इलाज नहीं कर सके, क्यों सर? जी, इसमें भी दो तीन अवामिल हैं। पहला तो ये है कि 2000 उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की क़यादत में। पहले ज़रब अज़्ब हुआ ऑपरेशन, बहुत ही कामयाब रहा, और फिर रद्दुल फ़साद हुआ, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी तकरीबन अमलन खत्म हो गई थी। लेकिन जो दहशतगर्द थे वो जाकर अफगानिस्तान में छुपे थे उस वक्त भी, और कुछ इसमें ईरान में भी छुपे थे। अब पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की 2021 के बाद, उस वक्त की जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे और आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने ये एक फैसला किया कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जो ज़रब अज़ब के नतीजे में अफगानिस्तान में चले गए थे उनको वापस लाना है। और ये जो अमल था, ये पाकिस्तान की गालिबन जो दिफाई तारीख है उसके जो भयानक तरीन गलतियों में से एक था। और यही वजह थी कि जब आप इदादो शुमार देखेंगे तो ये मालूम होगा कि 2021 में उस फैसले के बाद, जिसका इतराफ इमरान खान खुद भी कर चुके हैं टेलीविजन पे, पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी बढ़ रही है। और जब दहशतगर्दी दोबारा बढ़ी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस लाने से, उसका फायदा फिर एक बार फिर हिंदुस्तान ने उठाया, कुछ दूसरे ममालिक भी हैं। अब हमें जो दो तीन अपने जहनी जो आई थिंक धुंध है उसको साफ करना है। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान, मैं अपनी राय दे सकता हूं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। उनके साथ हमारे बड़े पुराने एक दीनी, सकाफती और लसानी एक बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। सर, अब इस सारे मामले पर वजीर आजम साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान क्योंकि इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, तो उनका इस APC में होना जरूरी है। तो क्या हुकूमत किसी भी लेवल पर यह सोच रही है कि उनको जेल से लाया जाए और शिरकत के लिए इस APC में? जी, उन्होंने मुतालबा कर दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यह मुमकिन हो पाएगा। उनकी पार्टी के अमायदीन मौजूद है, और इस वक्त तो चूंकि वो अमलन और कानूनन बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, तो उन्हीं को दावत दी जाएगी कि बतौर चेयरमैन जो है, क्योंकि अगर इस तरह हर जमात ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे जो मौजूदा सदर है उसको नहीं बुलाना और किसी बानी को बुलाना है, तो वहां तो एक और पेंडोरा खुल जाएगा। तो वही बात है कि वो लोग जो पार्टियों के कानून में, इलेक्शन कमीशन में जो उनके सरबराह हैं, जो नोटिफाइड हैं और पार्लियामान में मौजूद हैं, वही लोग उसको अटेंड करेंगे। और ये जो एक बड़ी इंदोनाक कोशिश हो रही है कि हर मौके को तहरीक इंसाफ अपने सियासत का ईंधन बनाना चाहती है, कि हमने जो है जिस शख्स को लाने की बात कर रहे हैं वो तो जिम्मेदार है इन हालात का जिनका हमें सामना है। तो उसके जिम्मेदार को बुलाकर पूछना कि जनाब आप ही इसका हल बताएं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। ये तमाम क़यादत बैठे, और असल में तो नेशनल एक्शन प्लान में, इस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, दो चीजें हैं। एक तो अफवाज पाकिस्तान को अपनी गैर मशरूत और वाज़े हमायत का ऐलान है, और दूसरा जो है सूबाई हुकूमतों से ये अंडरटेकिंग लेनी है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के जो लोकल हिस्से हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो अगर इसकी तौसीक कर देता है जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, तो फिर पेशरफ्त होगा। आप कह रहे हैं सर कि वही इसके जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरह की कोई मिलीजुली बात कल वजीर आला बलूचिस्तान ने भी की है। वो कह रहे हैं जिस तरह से TTP के लोगों को लाया गया ना, उनको बसाया गया, रीसेटल किया गया, इसी तरह से ये BLA के लोगों के साथ भी किया गया है। तो आपके इल्म में है क्या किया गया? क्या जो जेलों में दहशतगर्द मौजूद थे उनको निकाला गया या पहाड़ों से नीचे लाकर बसाया गया? क्या किया गया? जी, मेरे पास चूंकि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसकी ना ही तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। लेकिन ये जो एक हमें जो तीसरी चीज गालिबन रह गई कहने वाली, कि अपने जो जहनी धुंध साफ करनी, कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई है और अब वो और बंदूक उठाकर मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं, वो किसी भी तरह पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। उनको जो है उनको ढील देना
और उनको लाकर दोबारा बसाना। अगर ये बलूचिस्तान में भी यही वाकया हुआ है इस नाम पे कि अच्छा हम नाराज लोगों को मना रहे हैं या नाराज टीटीपी को मना रहे हैं, तो अगर किसी को पहले समझ नहीं थी तो अब तो तारीख ने उसका जवाब दे दिया है कि ये जो बुज़दिलाना मसालियत है जिसको अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं, टेररिस्ट कैन नॉट बी अपीज। आपने उनसे लड़ना है और वो जो समाजी सूरत हाल है जिससे उनको तकवीत मिलती है या उन्हें बैरून मुल्क से जो तकवीत मिलती है उसका रास्ता रोकना है, चाहे वो सियासी मदद है चाहे वो फाइनेंशियल मदद है। और जो एक चीज कहने को रह गई थी वो ये है कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का जो जनूबी बॉर्डर है जो बलूचिस्तान के साथ लगता है और इस तरह ईरान का बॉर्डर जो है, आज तक हमने कभी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अभी वो एक बिल्कुल खाली एरिया है, सहरा है। लेकिन अब हम एक और हमें अगला सबक मिला कि जिस तरह हमने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए भी अब हमें वसाइल और मैन पावर की जरूरत है। सर, बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए तो अब कहा जा रहा है कि रूल ऑफ गेम तब्दील हो गए हैं, अब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी हो सकता है। तो क्योंकि आप वजीर दिफा रहे हैं सर, तो बताइए कि क्या अब इन हालात में एक वाहिद हल हमारे पास ऑपरेशन ही रह गया है? जी, फौरी तौर पर तो ऑपरेशन ही हल है अगर हम कहते हैं कि अगले 1 से 2 महीने में। लेकिन जिस तरह कहा कि अगर एपीसी के नतीजे में एक कंसेंसस डेवलप होता है और सूबाई हुकूमतें अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हें कायम करके उन्हें जो है मुतहरिक करती हैं, जो हेट स्पीच के जो सोर्सेज हैं उन तक पहुंचते हैं। और अब आपके नाज़रीन को मालूम है कि हेट स्पीच जो है वो सिर्फ लाउड स्पीकर पर नहीं आ रही, वो तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही है। और अब आई थिंक जो अभी वाकयात हुए हैं उनसे हमें अंदाजा हुआ है कि पीका का कानून जो है उसकी अभी पाकिस्तान में जरूरत है कि अगर हमने उन दहशतगर्दों से भी निपटना है तो वहां भी हमें जो इलेक्ट्रॉनिक हेट स्पीच है उसको भी उन सोर्सेज हैं उन तक पहुंच के उनको प्रोसिक्यूट करना। और इस ऑपरेशन में सर चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम करेगा? जी, आप देखिए पाकिस्तान को बहुत इस चीज से जरूर सपोर्ट मिली है। चीन भी हमें तकवीत दी है, बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी हमें कमिटमेंट दी है। अमेरिका की तरफ से भी कमिटमेंट है कि अगर हमें काउंटर टेरर में कोई मदद चाहिए तो पाकिस्तान को पहले तो ये एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो गालिबन पूरी दुनिया में इस वक्त जो अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का तजुर्बा किसी के पास है तो पाकिस्तान की अफवाज के पास है। तो हमें अगर इस मामले में कुछ हथियारों की या दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है उस पर जरूर गौर किया जा सकता है कि किस तरह जो है वो हमें दूसरे ममालिक से मदद लेनी है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए बिल्कुल इक्विप्ड है और बिल्कुल उसके लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक सर, इस पर भी बात कर लेते हैं जरा। ये जो पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी हमारे सामने आ रही है, इधर उधर से आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स उनके मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में है, रॉयटर्स के मुताबिक येलो लिस्ट में है। कैसे देख रहे हैं हम इस मामले को? और सर क्या हम इस पोजीशन में हैं कि मौखर करवा सकते फैसले को? डोनाल्ड ट्रंप के मामले में तो पूरी दुनिया एक मखमसे का शिकार है कि वो एक ऐलान कर देते हैं, फिर बहुत सारे ऐलान उन्होंने फौरी तौर पर जब उनको मज़ामत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने वापस भी लिए हैं। तो ये अब रवायती सफारतकारी से तो ये इश्यूज नहीं हल होंगे, लेकिन आई थिंक इस मामले में जो खबरें तो हैं लेकिन एक्चुअल नोटिफिकेशन गालिबन अब कुछ दिन बाद होना है। तो तबसरा तो तभी हो सकेगा जब एक्चुअल ऑर्डर्स आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वाशिंगटन में और दूसरे जो सोर्सेज हैं उनको भी इस पर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें शामिल ना हो। पिछली दफा भी शोर बहुत उठा था अगर आपको याद हो 2017 के आगाज में, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं आया था जिस लिस्ट में उन्होंने उस वक्त भी कुछ मुस्लिम ममालिक को डाला था। तो सफारतकारी के जरिए ये मामला जो है वो कोशिश की जाएगी इसको हल करने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर आया है अब अगले 4 साल हैं, इस मामले में भी जो सफारतकारी है वाशिंगटन के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा को बहुत सोच विचार के साथ अपनी सफारतकारी के तरीके कार जो है उनमें जदीदियत लानी होगी और उनको
ज्यादा तख्लीकी तरीके से सफारतकारी होगी तो पाकिस्तान के मफादात का मुकम्मल दफा होगा। बिल्कुल ठीक। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बता दीजिए, अभी कुछ दिनों पहले वजीर आजम साहब ने माशाल्लाह कैबिनेट को एक्सपेंड किया है, परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन बड़ी तनकीद इस बात पर हो रही है कि PMLN के अंदर भी आप हो गए, साद रफीक साहब हो गए या फिर जावेद लतीफ साहब हो गए, आप लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। सर, क्यों? जी, वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, चूंकि हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी के लिए उन्हें मुंतखब किया गया है, तो वो जो जिन अशखास या खवातीन को बेहतर समझते हैं कि वो उनकी मावनत कर सकते हैं, उनको उन्होंने काबीना में लिया। और मेरे तो चूंकि बहुत सारे कॉलीग्स हैं पुराने जो अब काबीना के रुकन बने हैं, तो मुझे तो खुशी है कि वो वहाँ मौजूद है और वज़ीर आज़म की मावनत कर पाएंगे। अब ये तो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि अगर वो मेरे मामले में अगर उनके पास ऐसा शख्स पार्टी में मौजूद है जिसने तजारत और खारजा और दिफा और बल्कि तवानाई का शोबा जो है वो चलाया हुआ है, और अगर वो तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहें तो हम सब हाजिर हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत चाह उनकी और सवाब दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब। अहम गुफ्तगू आप कर रहे थे नाज़रीन। क्विकली आगे बढ़ते हुए एक और अहम मामला, ये जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला है, इस पर ज़रा सी कन्फ्यूजन इस मामले पे है कि अगर मैं सदर साहब का एक्स देखती हूँ तो वहाँ पर मुझे अब नज़र आता है कि सदर साहब कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम करना है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं पीपल्स पार्टी का स्टांस देखती हूँ तो मुझे बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। जैसे कि आज भी सिंध असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है बाकायदा। नहरों के मामले पर 3 सूबे एक तरफ हैं, एक सूबा एक तरफ है, तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच क्या रही है और इस सारे मामले को लेकर क्या फिर अगला कोई स्टेप या आईनी और कानूनी रास्ता लेने का भी प्लान कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है वज़ीर आबपाशी बराए सिंध मेरे इंतहाई मेहमान जाम खान शोरो साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, ज़रा एक कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा क्लियर कर दीजिए। सिंध हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत कर रही है, इस हवाले से आप लोगों ने सिंध असेंबली में करारदाद भी आज जमा करवाई, मंजूर करवाई, कैसे मसला हल होगा सर? कानूनी रास्ता लेंगे? और जो हमने अपनाया है, सिंध गवर्नमेंट ने कैनाल्स के खिलाफ CCI में केस बुक किया है और CCI कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है हमें, और वहाँ पे हमारा केस बड़ा स्ट्रांग केस है सिंध गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है इस वक्त, और पाकिस्तान के अंदर ड्रास्टिक चेंज आई है पर कैपिटा पर एनम वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। और पिछले 50 सालों में हमारे पास अगर एक बंदे को 5000 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था, आज वो कम 800 के करीब रहा गया है और पाकिस्तान वाटर स्केर्ड कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। नहीं सर, इरसा की तरह अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी बाकी सूबों ने साथ नहीं दिया आपका तो फिर मुस्तरद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? किस तरह केस मुस्तरद होगा जब ग्राउंड के ऊपर, डेटा के ऊपर आज सिंध की पोजीशन ये है कि हमारे पास सिर्फ पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। सखर बैराज के ऊपर आज सिर्फ 18,000 क्यूसेक पानी अवेलेबल है, कोटरी बैराज के ऊपर 5,000 क्यूसेक पानी अवेलेबल है, और जो कराची हैदराबाद के लिए पीने के लिए भी काफी नहीं है। किस तरह डेटा की बुनियाद पे हमारा केस रिजेक्ट होगा? सर, इरसा में भी तो हो गया है ना, 3 सूबे एक तरफ, एक सूबा एक तरफ था। देखें, अगर इस बुनियाद पे एक इरसा के अंदर जो इरसा की कंपोजिशन है वहां पे अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है तो पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम के ऊपर जहां पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होगा, चारों सूबे के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फेडरल मिनिस्टर्स होंगे, और वो किस तरह से इस डेटा को रिजेक्ट करके कहेंगे कि जब पाकिस्तान वाटर स्केर्ड कंट्री भी डिक्लेयर हो चुका है, पानी की भी कमी है, सूबों को शॉर्टेज भी हम दे रहे हैं, सूबा सिंध सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, वहां पे पीने के पानी के लिए भी हमें दरिया के पानी के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे पास तो सब सॉइल और पानी है नहीं, ग्राउंड वाटर हमारे पास तो खराब है। मरकज का और तीनों सूबों का मौकफ तो पहले ही है ना सबके सामने, इतने बड़े फोरम के ऊपर नहीं रहा। इरसा के फोरम के ऊपर हमने केस अपना, सिंध के नुमाइंदे ने अपना केस रखा था, और उस वहां पे जो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया है वो सर्टिफिकेट इटसेल्फ फॉल्टी सर्टिफिकेट है। मैं आपको ये कहता हूं कि उस सर्टिफिकेट में लिखा गया कि ये फ्लड कैनाल होगा, और जब PC1 सबमिट हुई है तो वो पेरिनियल के ऊपर सबमिट हो गई है। मींस पेरिनियल मींस वो कैनाल 12 महीने ही चलेगा। इरसा को कहा गया था कि ये कैनाल फ्लड कैनाल होगा जी। तो
अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि सिंध का सीसीआई में केस ऑलरेडी गया हुआ है इसके ऊपर, तो पीएनडी ने खुद उनके ऊपर ऑब्जेक्शन, पीएनडी के भी ऑब्जेक्शन बड़े वैलिड हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप जो बात कह रहे हैं ना, पंजाब कह रहे हैं इन कैनाल्स में पानी अपने कोटे से दिया जाए और जब मानसून में सैलाबी सूरत हाल होती है उससे जो तबाही होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि सैलाबी पानी जो है वो कैनाल में चला जाएगा, नहरों में चला जाएगा। देखें, जो जमींदार हैं जो फसल लगाते हैं उनको एक इस बात का पता है और कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास फ्लड्स आते हैं अगस्त में और जुलाई की एंड में, और आपके पास फसल लगती है अप्रैल के अंदर। अगर आप कॉटन लगाना चाह रहे हैं तो आपको अप्रैल मई के अंदर फसल लगानी है, तो आप अप्रैल मई जून जुलाई तक इंतज़ार करेंगे कि फ्लड्स आए और हम फिर फसल लगाएं, या फसल लगा देंगे और उसका इंतजार करेंगे। पहली बात तो ये कोई भी कॉमन सेंस करने वाला जो एग्रीकल्चर से वाकिफ है इस बात को नहीं मानेगा। दूसरी बात, पंजाब के कैनाल्स में जहां से ये कैनाल निकलने हैं वो लोग, वहां की कैनाल्स का डेटा ये कहता है उनके पास ऑलरेडी शॉर्टेजेस है वाटर की। वो 15 से 20% उन कैनाल्स के ऊपर ऑलरेडी शॉर्टेज डिक्लेयर की हुई है। तो ये बता दें जिन कैनाल्स के ऊपर शॉर्टेजेस हैं ऑलरेडी, उनका पानी और निकालेंगे और एक और कैनाल को जमीन आबाद करने, ये बता दें कि किस कैनाल का पानी ये माइनस करेंगे पंजाब के अंदर। जाम साहब, सदर साहब ने जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुआ उसमें तो काफी तनकीद की सारे मामले पर, लेकिन अगर मैं उनका एक्स देख रही हूं तो वहां पर 8 जुलाई को सदर साहब के अकाउंट से एक इजलास की खबर शेयर की हुई है जिसमें प्रेसिडेंट ने 1.5 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल करने की न सिर्फ हिदायत की है बल्कि मशवरा दिया है कि पानी का ज़िया रोकने के लिए नहरों की कॉन्क्रीट लाइनिंग की जाए। देखें, आज अगर प्रेसिडेंट के पास किसी भी फील्ड का बंदा जाएगा, चलो मैं पानी के लिए मैं सिंध की तरफ से चला जाता हूं प्रेसिडेंट के पास, मैं कहता हूं सर मुझे थर डिजर्ट आबाद करना है और मेरे पास पानी भी अवेलेबल है, पानी इजाफी है, समंदर में पानी ज़ाया हो जाता है और मुझे यहाँ पे थर में ये ज़मीन अपनी आबाद करनी है और किसी सूबे को भी एतराज़ नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा उसको? तो ये पूरी कहानी एक अच्छा, दूसरी बात, प्रेसिडेंट को क्या कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करने की अथॉरिटी है? नहीं है। पहली बात, प्रेसिडेंट को अगर कोई भी जाएगा और बोलेगा मेरे पास पानी की अवेलेबिलिटी भी है, अपने हिस्से का भी पानी अवेलेबल है, मैं अपनी ज़मीन आबाद करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे? किसी को भी क्या बोलेंगे? नहीं सर, एक तो सवाल ये है कि जरदारी साहब से इनका मुकदमा समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, और फिर दूसरा है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बात आपको समझ आ रही है वो जरदारी साहब समझने से कासिर हैं, सदर साहब समझने से कासिर हैं? ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये बात आपको भी नहीं समझ में आएगी जब तक आप टेक्निकल डेटा नहीं देखेंगे। जब तक मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, आपको फैक्ट और फिगर बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास पानी की शदीद कमी है। इस वक्त पाकिस्तान में सिंध की 50% ज़मीन गैराबाद हो चुकी है। फ्लड का पानी रोज़ नहीं आता, 10 साल में 2 दफ़ा आता है पानी, 8 साल नहीं आता। हमारे पास ड्राई पीरियड होता है कि रोज़ पानी हमारे पास नहीं आता, कि फ्लड का पानी आता है और हम उसको स्टोर कर लेंगे। हमारे पास डैम्स, जो हमारे मौजूदा डैम्स है, ये साल में कोई 20% टाइम भी फिल नहीं होते। 80% टाइम हम रन ऑफ रिवर के ऊपर, जैसे दरियाओं से पानी आ रहा होता है और हम अपनी ज़मीनें आबाद कर रहे हैं। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप सर। वैसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जैसे पंजाब को ज़मीनें दी गई हैं, वैसे सिंध को भी दी गई हैं, वो भी बन जा रहे हैं, जिसको आबाद करने के लिए पानी ले जाना होगा, जिससे यकीनी तौर पर दीगर ज़मीनों का पानी मुतासर होगा। तो इस हवाले से क्या राय है सिंध हुकूमत की? देखें, कच्ची जो सिंध के अंदर केयरटेकर दौर में ज़मीनें दी गई हैं, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि हमारे पास मौजूदा ज़मीनों को आबाद करने के लिए पानी नहीं है और हम उन ज़मीनों के लिए पानी नहीं दे सकते, नई कमांड एरिया डेवलप नहीं कर सकते। ये सिंध गवर्नमेंट का स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि हम सब सॉइल के पानी को, खारे पानी को मीठा करके और ज़मीनें आबाद करेंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का स्टैंड इसके ऊपर क्लियर है कि हमारे ज़मीनों को आबाद करने के लिए पानी नहीं है, तो नया पानी कहाँ से लेके आएंगे हम? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाम खान शोर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। बड़ी अहम आप गुफ्तगू न सिर्फ कर रहे थे बल्कि इंकशाफात भी आपकी तरफ से बहुत सारे हो रहे थे। सदर साहब के हवाले से जो बात हुई वो भी बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका, साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ दिनों से
MQM पाकिस्तान के कुछ मामलात चल रहे हैं, कुछ इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं कि मरकज़ में वजारत MQM के एक शख्स को दे दी जाती है, लेकिन जो कन्वेनर होते हैं उनको ये सब कुछ मालूम नहीं होता। मजीद भी बहुत कुछ चल रहा है। फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार रहनुमा है MQM पाकिस्तान के, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो फारूक भाई मुझे ये बता दीजिए, जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, इसके बाद इदारों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर मुहिम हुई उस पर गवर्नर सिंध ने कराची से फ़ौज के हक़ में मुहिम चलाने का ऐलान किया है। क्या करने जा रहे हैं सर, कैसे चलाएंगे मुहिम? क्या MQM रैलियाँ निकालने का प्लान कर रही है? मेरे ख्याल में जो माह रमज़ान है उसमें तो रैलियों का फौरी एहतमाम नहीं हो सकेगा, लेकिन गवर्नर साहब और गवर्नर साहब का जो गवर्नर हाउस है, जो अवामी गवर्नर हाउस है, वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग रोज़ाना आते हैं और इफ्तार करते हैं। फिर शहरी में भी एहतमाम होता है और गवर्नर साहब MQM के मुख्तलिफ़ टाउन और जो इलाकाई यूनिट से उनकी दावत पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर दौरा भी करते हैं और शहरी भी करते हैं। तो वहाँ पर ये बड़े एक ख़ास तरीके से वो वहाँ पर सारा ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, ये फिर वही नैरेटिव है जो हमारे जो मुल्क के दुश्मन है, जो मुल्क दुश्मन अनासर हो सकते हैं। ये हमें इस बात पे बहुत एहतियात रखनी चाहिए। अपनी किसी पुरखाश को, बुक्स को वो जायज़ हो या आपको अगर कोई आपके साथ कोई ज़्यादती भी हुई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो आईनी इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनको मैलाइन करे, उनको मतून करे। तो फिर तो वही वाली बात होगी ना कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कैबिनेट में इस वक्त फारूक भाई आपके दो वज़रा हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, लेकिन जब ये हो रहा था सब कुछ उस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब पूछा गया, उन्होंने इंटरव्यू में कहा उनको तो पता ही नहीं था इस सारे मामले का। मुझे याद है PTI के दौर में भी आपके दो वज़रा ही हुआ करते थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फ़रोग नसीम साहब, लेकिन फ़रोग नसीम साहब के लिए आप लोग कहते थे कि वो हमारे कोटे पर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल के मामले में भी यही है क्या, आपके कोटे पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल भाई MQM के ही कोटे में वज़ीर बने और पहले से ये तय था और खालिद भाई को भी पता था कि वो उनको वजारत मिलने वाली है। लेकिन जिस दिन मिलने वाली थी, जिस दिन हलफ था, उस दिन मैं समझता हूँ कि पार्टी को भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। वो तो इत्तफाक से मुस्तफ़ा भाई इस्लामाबाद में थे, खालिद भाई रवाना हो चुके थे, एयरपोर्ट पहुँच गए थे कराची के लिए, और कोई आधा घंटा पहले तकरीब से बताया गया कि भाई आपको आना और आप आएँ। तो मेरे ख्याल में वो नामुनासिब बात थी। जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ किया, चाहे वो मतलब प्रेसिडेंट हाउस के लोग थे या प्राइम मिनिस्टर हाउस के PMLN की जिम्मेदारी थी या पीपल्स पार्टी की, यानी पार्टी को दावत आनी चाहिए थी। तो शायद हम में से बहुत सारे लोग वहाँ होते। ये इसका एक अच्छा तासुर नहीं जाता कि एक पार्टी का एक नुमाइंदा वजारत का हलफ उठाए और वहाँ पार्टी के दूसरे नुमाइंदे मौजूद ही ना हो, उनकी कोई प्रेजेंस ना हो। तो ये इसका अच्छा इमेज नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में इस बात पर खालिद भाई ने सारी बात की थी, वरना इल्म में तो था कि ये होने वाला है। और भी खालिद भाई ने इंकशाफ किया, वो कह रहे हैं वो खुद वफाकी वजीर नहीं बनना चाहते थे बल्कि किसी और को बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो किसको बनाना चाहते थे और क्यों ऐसा नहीं हो सका, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो वजारत मुत्तहदा को दी गई वो ये नहीं चाहते थे, कोई और डिमांड की गई थी आप लोग की तरफ से। तो क्या वो पोर्ट एंड शिपिंग थी जो आप लोग की तरफ से मांगी गई थी? MQM की तरफ से जब PMLN ने बहुत शुरू में हमारे साथ उनके जो ताल्लुकात थे, इलेक्शन से पहले हमने उसको बहुत मजबूत और मुस्तहकम बनाया था, और उससे पहले ही कुछ बुनियादी चीज़ों नुकात पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और इसीलिए जब बाद में मुज़ाकरात हुए इंतखाबात के फ़ौरी बाद, तो उसमें जो उनके नुमाइंदे थे, साद रफ़ीक थे और अयाज सादिक साहब थे, तो उन्होंने तो वाज़े तौर पर कहा कि भाई आपको इस मरतबा 5 वजारतें मिलनी चाहिए। और उन्होंने 5 वजारतों पर उन दोनों साहिबान ने इत्तफ़ाक़ किया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, हम भरपूर तरीके से पार्टी में कहेंगे आप हमारे एक बहुत डिपेंडेबल बहुत रिलायबल जो हैं वो हलीफ हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारा ये बर्डन शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मईशत की जो सूरत हाल थी, जो दीगर सारा माशरती तरक्की का अमल रुका हुआ था और सारी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, तो कोई अच्छे हालात में ये जो हुकूमत नहीं कायम हुई थी, आपके इल्म में ये बात। तो वो तो ये चाहते थे कि अगर MQM 5 वजारतों की बात कर रही है, हमने 5 की, उन्होंने भी 5 की बात को माना, लेकिन अचानक फिर ये तब्दीली आ गई और शायद ये तय हुआ कि नहीं, अभी फ़िलहाल
मतलब टोटल वजारतों की तादाद भी कम रखी जाए और MQM को फिलहाल 2 वजारतें दी जाएँ और वो चूँकि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सरबराह हैं, उनसे सलाह मशवरा करना होगा वज़ीर आज़म को, तो उनकी चॉइस ये थी कि भाई खालिद मकबूल ही जो है हमारी तरफ से वजारत का कलमदान संभाले, वरना खालिद मकबूल भाई किसी और को, हमारे और साथियों को वो समझते थे कि वो उन्हें देते और वो सिर्फ सरबराही अपने पास रखते और पार्टी को चलाते। लेकिन जाहिर है कि वो जो हालात थे उसमें ऐसा करना पड़ा और हुआ है। सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब आपने नहीं दिया। क्या आप लोगों की ख्वाहिश पोर्ट एंड शिपिंग की थी और क्या हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा वादा हुआ था आप लोगों से? देखें, पोर्ट एंड शिपिंग तकरीबन हमेशा हमारे पास रही। जब भी हम हुकूमत में गए ना, तो नेचुरली अगर पोर्ट एंड शिपिंग की बात हुई MQM की तरफ से, और उस पर भी एग्री किया था PMLN के दोनों नुमाइंदों ने जो हमारे साथ बातचीत में वो थे, और हमें रोका गया था, हमें जाने नहीं दिया गया था क्योंकि कहीं पर बात अटक गई थी। लेकिन जब बाद में फिर वो आए और बात की थी, लाहौर में हम लोग थे सब, कामरान टिसूरी भाई थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, खालिद मकबूल भाई थे और मैं था, हम सब वहाँ मौजूद थे, शायद अमीन भाई भी थे। तो हमारे साथ ये बात हुई थी, और चाहे वो पोर्ट एंड शिपिंग हो, IT हो, सारी वो वजारतें जिनका के अर्बन डेवलपमेंट से और फिर अर्बन इकॉनमी से ताल्लुक़ है, फिर वही अर्बन इकॉनमी और अर्बन जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को 4 चांद लगाए और IMF के सामने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर हम बात कर सकें। तो इसलिए पोर्ट एंड शिपिंग थोड़ी रेलिवेंट है कराची के लिए। IT की मिनिस्ट्री भी इसलिए रेलिवेंट है कि सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो है वो मरकज़ भी कराची है, और यहाँ अगर IT के जा बजा पार्क्स बन जाए, और जिस तरह गवर्नर साहब ने एक मिरेकल किया, एक मौज़ा है 50,000 बच्चों को एडवांस IT की तालीम देना, उसमें मेटावर्स है, वेब। अच्छा, मुझे एक फारूक भाई, अभी 1 महीना पहले की बात है, कुछ MQM के बहादुराबाद मरकज पर कुछ हल्ला बोला, कुछ लोगों ने आके तोड़फोड़ की, फिर उसके बाद कुछ लोग जख्मी भी हुए, क़यादत के खिलाफ नारे भी लगे, बहुत सारी बातें ऐसी आपने कहा था कि कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई हुई है? बातचीत हो रही हो, जिन साथियों ने भी अगर ऐसे काम का इर्तिकाब किया है उनको भी इंगेज करके इन सारी बातों को हम ये समझते हैं कि इंगेजमेंट के ज़रिए से जहाँ भी कोई इरिटेशन है, कोई ऊंच नीच है, कोई ना इत्तफाक़ी है, कोई नाचाकी है, तो हमारी पहली प्रेफरेंस होती है कि हम उसको लेवल कर लें, और पार्टी के अंदर हमारी काम करने की जो वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कंड्यूसिव होना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी एनर्जी, अपनी तवानाई, अपने इस्तेदाद और अपने तमाम वसाइल को और अपने वक्त को सही तरह बरूए कार लाकर लोगों के साथ हम खड़े हो जाएँ और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं। और ये कराची सिर्फ कराची वालों के लिए अहम नहीं है, ये कौमी शहर है और पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ है, तरक्की का इंजन है। और अगर ये कोई और पार्टी है भी नहीं जिसने MQM जैसा स्ट्रक्चर लोगों को दिया हो, ऐसी अवामी कनेक्टिविटी दी हो, जिस तरह MQM के लोगों के साथ जिस तरह MQM हमेशा अपने आप को लोगों में रखती है। बीच में इसमें एक तवक्कुफ़ आया, इसमें कुछ हमारी गलतियाँ थी, कुछ नादानियाँ थी, कुछ खामियाँ थी, लेकिन हम उन सबको ओवरकम करने के लिए हम पहली कोशिश होती है इंक्वायरी करके जिम्मेदारी भी का भी तयन करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि कोई सज़ा दे, लेकिन कम अज़ कम ये ऐसा माहौल पार्टी में नहीं होना चाहिए। और आइंदा के लिए कम अज़ कम हम 5-6 बड़ों ने तो ये तय किया कि हम में से कोई भी किसी के बारे में अगर कहीं बात हो रही है तो हम एक आवाज़ में उसकी मजम्मत करेंगे और उसको डिस्करेज करेंगे, क्योंकि बाहमी इज़्ज़त और एहतराम हर हाल में कायम रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और हम वहाँ से बेहतर MQM बनकर निकले हैं। और अभी भी सर गवर्नर सिंध को MQM रहनुमा कबूल करने को तैयार नहीं है? मेरे पास कोई एक्सरे MRI स्कैन नहीं है कि कौन तैयार नहीं है। किसी ने भी मेरे सामने उनकी कोई बुराई नहीं की। अगर किसी के दिल में कुछ है फिर वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन मैं अगर है और वो मेरे सामने है तो मैं उससे वजह पूछूंगा कि अच्छा बताओ कि उनकी नापसंदीदगी की वजह क्या है, या अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे पार्टी लेट डाउन हुई हो, या पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, पार्टी उनके ज़रिए से अवाम के साथ कनेक्ट हुई है, उन्होंने मुख्तलिफ तबकात को, शोबाजात ज़िंदगी को सब, यानी चाहे मसालिक हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे लीगल फोरम्स हो, चाहे प्रोफेशनल फोरम्स हो, जामियात हो, या जो है मजहबी जो हमारे मुख्तलिफ मसालिक मकातिब फ़िक्र हों, मैं समझता हूँ कि जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इन 2-2.25 सालों में 2.5 सालों में जो मेहनत की है वो बिल्कुल हर शहरी उसका गवाह है। फिर अभी भी रमज़ान में आप देख लें कि एक या 2 प्लॉट रोज़ाना कुरानदाजी के ज़रिए से दे रहे। ये बिल्डर कम्युनिटी का एतमाद है उनके ऊपर कि एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, लोग मायूसी की तरफ
तरफ आए। IT 50,000 बच्चों की तालीम पे 10 लाख राशन, फिर उसके बाद जो है वो 10,000 लैपटॉप और 10,000 जो है वो मोटरसाइकिलें जो चोरी हो गई। तो मेरे ख्याल में इस तरह की सरगर्मी 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम इवेंट का इनका, 6 सितंबर को नए साल के मौके पर फायरवर्क्स, मेरे ख्याल में ये सारी वो बातें हैं जो कि MQM को जिला देती है और MQM की मकबूलियत में इजाफा करती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पूरी तरह से, कामरान सूरी भाई के इन सारे कामों को जो है वो कदर की निगाह से देखते हैं और उनकी सरपरस्ती करते हैं, और बहुत सारी हिदायतें तो उनकी तरफ से। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी गवर्नर साहब के कामों को कई इंटरव्यूज़ में सराहा है, तारीफ़ की है, और मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा मौका मिला तो मैं तो पहले ही उनके अंदर देखा था मैंने, एक स्पार्क था, एक पैशन था। उस वक्त जब मेरी पार्टी शायद मेरी उस राय से सहमत नहीं थी, मुत्तफिक नहीं थी, और फिर 4.5 साल मुझे भी और कामरान भाई को पार्टी से अलग होना पड़ा, और ये था कि सुरखाब के पर है, तो मेरे ख्याल में अब सबको उनके सुरखाब के पर नजर आ रहे हैं। चलिए फारूक भाई, ये तो बात तय है, कोई माने या ना माने, आप उनको न सिर्फ रहनुमा भी मानते हैं बल्कि एक बेहतरीन गवर्नर भी मानते हैं, और ये कई सालों से हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक सत्तार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़रा बैनुल-अक़वामी मामलात की भी बात कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत अपना जो एतमाद है वो खो रही है? क्या अफ़गानिस्तान फिर से किसी खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? क्या एक बार फिर अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर ख़तरात जो हैं वो मंडलाने लगे हैं? ये तमाम सवालात अफ़गानिस्तान की मौजूदा लीडरशिप के आपसी इख्तिलाफ़ात की ख़बरों के बाद सर उठा रहे हैं। काबुल और कंधार ग्रुप्स की तकसीम की बातें हो रही हैं। तालिबान क़यादत में हुकूमती पॉलिसीज़ और तर्ज़ हुक्मरानी पर इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। इन तमाम ख़बरों और अफवाहों में अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के इस्तीफ़े ने जान डाली है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफ़गान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है, जो उन्होंने फ़ौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया है। अफ़गान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ही हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हुकूक़ के मामले पर भी इख्तिलाफ़ात शदीद हो चुके हैं। साथ ही कुछ अर्सा पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने ख़ारजा पॉलिसी और गवर्नेंस के हवाले से अपने इख्तिलाफ़ात का इजहार किया था, जिसके बाद उनको अफ़गानिस्तान से जाना पड़ गया था। इन्हीं खबरों के मुताबिक नाज़रीन, तालिबान के ताकतवर हक्कानी नेटवर्क समेत कई सीनियर रहनुमा रहबर आला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर सख्त रवैये और दाखिली हुक्मरानी के सख्त गिर तरीक़ाकार पर नाखुश हैं। कुछ अर्सा पहले ही BBC उर्दू ने तालिबान ज़राए के हवाले से बताया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद याकूब, वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी, नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी ब्रादर और नायब वज़ीर ख़ारजा भी तालिबान अमीर के रवैये और उनकी तर्ज़ हुक्मरानी के मुखालिफ हैं, और उनका मानना है कि हैबतुल्लाह का यही रवैया अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की कमज़ोरी और ख़ात्मे का बाइस भी बन सकता है। अच्छा, इसी दौरान अमेरिका की तरफ से भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। वही सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जो अभी कुछ दिन पहले तक थैंक यू पाकिस्तान रट लगाए हुए थे, उसी ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर जुज़वी सफरी पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। रॉयटर ने अमरीकी इंतज़ामिया की एक अंदरूनी मेमो का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर कैटेगरी के हिसाब से सफरी पाबंदियां लगाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। जिस कैटेगरी में पाकिस्तान फॉल कर सकता है उसमें शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। ये तमाम मामलात हमारे ख़त्ते पर क्या असर डालेंगे और फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी ये मज़ीद क्या रंग दिखाएगी? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट और न्यू लाइन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन के सीनियर डायरेक्टर हैं कामरान बुखारी साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले कामरान साहब ये फरमाइए, जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे इख्तिलाफ़ात की खबरें आ रही थी सामने, वज़ीर दाखिला का भी अब इस्तीफ़ा आ गया, फिर इन इत्तलात को सच उन्होंने मज़ीद साबित कर दिया कि इख्तिलाफ़ात हैं। काबुल कंधार जो ग्रुप्स थे उसमें बड़ी वजाहत सामने आ गई। इस तकसीम का मतलब अफ़गानिस्तान में क्या फिर कोई नई खाना जंगी हो सकती है? क्या ये हम देख रहे हैं आगे? जी किरण, शुक्रिया। देखें, मैंने अगस्त 2021
यानी कुछ दिन बाद ये जब तालिबान की हुकूमत आई थी और अमेरिकी इनखला जो है मुकम्मल होने जा रहा था, तो मैंने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मजमून लिखा था जिसमें मैंने इसकी पेशनगोई की थी कि ये तालिबान जो हैं वो फ़िलहाल तो मुतहद हैं कि अमेरिका का इनखला हो जाए और अपने जो उनके मुखालफीन हैं, जो साबका हुकूमत के हुक्मरान हैं, उन सब का जो ना वो कला कमा करने के लिए मुतहद हैं। लेकिन हुकूमत में आते ही उनको दुश्वारियों का सामना होगा, उनको प्रैग्मेटिज्म और आइडियोलॉजी के दरमियान बैलेंस करने की ज़रूरत होगी और ये उनके दरमियान एक फ्रैक्चर होगा। और वो अब देखें, अब वो हमारे सामने आ रहा है, वक्त लगता है इन चीज़ों को उभर के सामने आने के लिए, लेकिन ये है कि इसकी पेशेंटगोई मैंने की थी एंड आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। अल्टीमेटली देखें, तालिबान जो है वो किसी एक मकतबा फ़िक्र का तो नाम है नहीं है, उसमें बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलिमेंट्स हैं, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं। वो पहले तो मुतहद थी क्योंकि उनका मकसद जो है था कि हुकूमत हासिल करना, बरसर इक़्तिदार आना। अब जबकि वो आ चुके हैं तो पावर शेयरिंग में मसला हो रहा है। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ अब जो पाकिस्तान में जो यानी ये जो दरियाए सिंध की मगरिब की जानिब जो हालात हैं, बलोच रेबेलियन को देख लें, टीटीपी के जो इंसर्जेंसी को देख लें, तो इसमें अब पाकिस्तान के लिए भी फौजी मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान का जो है ना गुजारा नहीं होगा। तो वी आर लुकिंग एट ए ह्यूज स्टॉर्म इन अफगानिस्तान। अच्छा कामरान साहब, मुझे ये बताइए, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि जो इख्तलाफात बेसिकली कंटेंशन जो वहाँ पर है वो बेसिकली इन बातों पर है कि शायद ये तालीम के मामले पर, ख़वातीन की तालीम के मामले पर, फिर इसके साथ साथ जो हिज़्बुल्लाह की सख्त पॉलिसीज़ हैं, उन मामलात के ऊपर ये इख्तलाफ आ रहा है। क्या सर इसमें एक वजह जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वो अफगानिस्तान से हो रही है, क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वज़ीर दाखिला करीबी समझे जाते हैं पाकिस्तान के? बिल्कुल, देखें इस वक्त पावर शेयरिंग का भी इशू है। यानी देखें जो इससे पहले जो सरबराह आला थे, सुप्रीम लीडर्स थे, मुल्ला हैबतुल्लाह से पहले, तो वो लोग जो हैं वो एक तरह से इजाज़त देते थे कि काबुल में जो उनकी हुकूमत है वो खुद मुख्तार है, उनको जो है ना इजाज़त थी कि भाई वो करें। जो मुदाखलत जो थी वो बहुत कम थी, इवन मुल्ला उमर के दौर में मुदाखलत बहुत कम थी। तो जो चीज़ें ज़रूरी समझी जाती थी वो की जाती थी। उस वक्त खैर जो है तालिबान के अंदर एक कोहिसिवनेस भी थी क्योंकि नई नई तहरीक थी। अब चूंकि ये तहरीक पुरानी हो चुकी है, इसमें बहुत सारे मकातबे फ़िक्र हैं, तो जाहिर है ख़वातीन के मामले को लेके जो है कुछ लोग एक जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि देखिए उनके सामने दो चॉइसेस हैं। अगर तो उन्होंने हुकूमत करनी है, जो प्रैग्मेटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने हुकूमत करनी है तो बैरूनी दुनिया के साथ उनको ताल्लुकात बढ़ाने हैं। बैरूनी दुनिया के साथ वो आइडियोलॉजी के ऊपर और औरतों को सप्रेस करके तो वो ताल्लुकात बनाने से रहे। जो लोग जो हैं आइडियोलॉजिकल हैं उनको पता है कि अगर जो है प्रैग्मेटिस्ट के हाथ में जो है वो भाग दौड़ आ जाती है रियासत की, ये सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट की, तो वो फिर उनका पत्ता कट जाएगा। सो दिस इज एज मच अबाउट पावर एज इट इज अबाउट आइडियोलॉजी। सही। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में 2021 में असलाह छोड़ा गया था, जब इवैक्यूएशन हो रहा था, तो वो अब वापस लिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी डेफिनेटली ये समझता है कि जिस तरह के जदीद असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है अफगानिस्तान से, वो वही असलहा है जो अमेरिका छोड़ के गया था। तो अब क्या सर कहीं पर ये हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान को ट्रंप कहें कि मावनत फराहम करें या लेके दें हमें, और फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर वहां से कहा जाता है तो? देखिए अभी तो ये बात क्लियर नहीं है कि बात तो उन्होंने कह दी सदर ट्रंप ने कि जी वो जो असला है वो हमें वापस चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने बयान क्या दिया, सवाल ये है कि वो ये चीज़ उनकी प्रायोरिटी फहरिस्त पे कहाँ पर है, लो है, हाई है, दरमियान में कहीं पे, तो और उसके लिए फिर वो करना क्या चाहेंगे। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई फौजी मुदाखलत या कोई बड़े पैमाने पे कोई ऑपरेशन वगैरह वो होगा। तो अगर तो उनको असला चाहिए और अगर असला नहीं भी चाहिए और वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई एक नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो, तो जाहिर है फिर उन्हें पाकिस्तान को रीच आउट करना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि इस वक्त सवाल ये नहीं कि अमेरिका रीच आउट करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है कि इस्लामाबाद जो है क्या वाशिंगटन को रीच आउट करेगा, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के हालात जो है वो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनको ज़रूरत है अमेरिका की ज़्यादा
बजाय इसके कि अमेरिका को अगर आप देखें वो इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। देयर आर अदर इश्यूज दैट वाशिंगटन हैज टू डील विद। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और भी मामला हम देख रहे हैं। इसी तरह से ट्रंप साहब ने अपने पहले दौरे हुकूमत में भी किया था, मुस्लिम ममालिक पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। अब जो नई ट्रैवल एडवाइजरी आ रही है उसके बारे में हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पार्शली ये कुछ पाबंदियां होंगी, लेकिन बहरहाल होंगी, कुछ वीज़े के हवाले से, कुछ महदूद करने के हवाले से। तो क्या ऐसी कोई है सिचुएशन कि ये कोई हिकमत अमली हो पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए? मुमकिन है कि सवाल ये होता है ना कि पसे पर्दा बात क्या चल रही है और क्या ऐसी बात, क्या मांग ऐसी की जा रही है जो कि पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा। तो फिर तो दबाव का मामला जो है, वो थ्योरी जो है वो सादर आती है इसके ऊपर, इस सिनेरियो पे। लेकिन मैं समझता हूं कि देखें, उनको एक फहरिस्त तो जारी करनी है ना, और अभी तो कोई हतमी फैसला तो आया नहीं। हाँ, ये लीक जरूर आई है मीडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान जो है ऊपर मुकम्मल बैन नहीं होगा, लेकिन वो एक येलो लिस्ट में होगा, और वो उसमें ये है कि कुछ पाबंदियां होंगी। एक्चुअली क्या होता है ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जाहिर है इसमें कोई लेन देन भी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि लेन देन किस चीज़ पे हो रही है, अमेरिका को ऐसी क्या अशद ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान की जो इतना बड़ा इशू है कि जो इस तरह का वो दबाव डाला जा रहा है। मेरी रीड ये है कि पाकिस्तान को उस फहरिस्त में नहीं डाला गया कि जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बैन है, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन। मतलब इतना अच्छा नहीं है, मतलब पाबंदियां फिर भी कुछ होंगी, हमारे लोगों के लिए मुश्किलात होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन इट्स अ गुड साइन कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो इस इंतजामिया ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई जो है ये तो बहुत खतरनाक मुल्क है, इससे तो जो है यहाँ बड़ी दहशतगर्दी होती है, तो चलें यहाँ पे मुकम्मल पाबंदी लगा दें। दैट्स अ गुड साइन। आई थिंक दैट्स, और नाइब सदर के स्टेटमेंट को कामरान साहब कैसे देखते हैं आप? वो जो कह रहे हैं कि जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं उनको भी अमेरिका के मफादात पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, मतलब उनका होना जरूरी नहीं है, उनको भी मुल्क बदर किया जा सकता है। देखें, आई थिंक ये इसके लिए कानूनी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो एक्चुअल पॉलिसी क्या बनती है ये अभी हमारे सामने नहीं है। अभी हमारे पास बयानात हैं, और बयानात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सियासी भी होते हैं, उनको अपने बेस को भी खुश करना होता है। लेकिन जाहिर है एक हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पे कि जिनके बारे में मतलब एक खुली बात है कि वो ऐसे लोग पाए गए हैं कि जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस थी और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स थे। तो ऐन मुमकिन है कि वो कोई सोच रहे हों कि भाई ये कोई तोड़ ढूंढा जाए कि जहां पे इस किस्म के लोगों के लिए भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब तक तो यही है ना कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं और आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, कोई कानून नहीं तोड़ते, तो आप किसी शिकंजे में नहीं आते। लेकिन अब सवाल ये होता है कि प्रीएम्प्टिवली अगर कोई आपको इंटेलिजेंस मिलती है कि जी फलां शख्स जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है और वो इस तरह की दहशतगर्दी में, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में जो है खतरे में मैं यही बेसिकली, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स थे लेकिन वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, तो उनका ताल्लुक कहाँ से था? मुख्तलिफ मुल्कों से है, मतलब कोई एक देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक प्लेस के जहाँ से आते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म ममालिक से लोग हैं। लेकिन ये है कि सवाल ये उठता है कि आप क्या ब्लैंकेट जो है लीगल परमानेंट रेजिडेंस जो LPR स्टेटस है उसके ऊपर को कानून बना सकते हैं या नहीं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि जो है इसको केस बाय केस बेसिस पे देखा जाएगा, और क्या वो ज्यादातर मुस्लिम ममालिक से अदालतों में जाएगा। आई एम सॉरी, आप सवाल दोहराइए फिर से। नहीं, आप कह रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से उन लोगों का ताल्लुक है, तो क्या ज्यादातर मुस्लिम ममालिक से? क्योंकि पहले भी पाबंदियां सबसे ज्यादा मुस्लिम ममालिक पर लगा दी थी ना। जी, बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं कि जो मुस्लिम ममालिक से हैं। जहाँ तक मेरे सामने फहरिस्त नहीं है तो मैं हतमी तौर पे तो कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो मेरी याद पड़ता है, जो मुझे गुज़श्ता कई सालों में जब से 9/11 हुआ है, तो उसके बाद से जो है जो लोग सामने आए हैं जिनके पास LPR स्टेटस था, वो ज़्यादातर तो जाहिर है फिर वो मुसलमान मुल्कों से हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद कर रहे थे। वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।